वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर सिंधु घाटी की कलाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु सभ्यता के टाइम पे जो मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई हुई थी, क्योंकि उनमें हर अंग की बनावट असली अंगों जैसी प्रतीत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, और दोनों जिसमें से हड़प्पा सिंधु नदी के उत्तरी तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण है। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम है लोथल और धौलावीरा। लोथल और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में। ये भी जितना महत्वपूर्ण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उतने ही महत्वपूर्ण ये स्थान भी हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये याद करने वाली चीजें हैं, जैसे लोथल और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। ये क्वेश्चंस मिलान करने में भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पाई सब स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो कला है, उनको बनाने का दृष्टिकोण रहा है, वो बहुत उच्च कोटि का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूल्हा पत्थर का है, दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी की बनी हुई है। पत्थर की मूर्तियों में मेनली दो प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनका बहुत वर्णन मिलता है, जिसमें से एक पुरुष धड़ है, जिसमें केवल ऊपर का पुरुष का धड़ मिला हुआ है जो कि लाल चूना पत्थर से बनाया गया है, और दूसरा है एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति जो कि सेल खड़ी की बनी हुई है। सेल खड़ी भी एक पत्थर ही होता है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवश्यक मूर्ति को साल ओढ़े दिखाया गया। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल त्रिपुलिया नमूनों से सजी हुई दिख रहा है। त्रिपुलिया मतलब 3 पत्ती वाले फूल। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थिति में हो। नाक सुंदर बनी हुई है और ओंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गुलमूछें चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद हैं। बालों के बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए। देखिए ये मूर्ति दिख रही है, इसमें से देखो बालों के बीच में से मांग निकली हुई है, जैसे लग रहा है 2 बराबर भागों में बांटे हुए हैं। साल इन्होंने जो ओढ़ी हुई है उस पर त्रिपुलिया फूल बने हुए हैं, और दाढ़ी बनी हुई है, इसलिए इसे दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थी। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से
पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, जिससे मिट्टी की और उसमें मिट्टी में एक छोटा सा छेद किया जाता था, जिससे छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के इस खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांसे में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। जो इस टेक्निक से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसे टेराकोटा टेक्निक भी कहते थे। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी हमें कहाँ मिला है? लोथल में। पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। कालीबंगा से मिला है सांड की कांसे की मूर्ति और तांबे का कुत्ता और पक्षी हमें मिला है लोथल से। मृण मूर्तियों को बोलते हैं टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्ति जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गुथे हुए हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं, भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक है, ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्ति है। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना हुआ मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका भी मिली हैं। मुद्राएं या मोहरें। पुरातात्विकों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली हुई हैं, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। वाणिज्यिक मतलब सामान खरीदने के लिए प्रयोग करते रहे होंगे या फिर किसी तरीके के व्यापार के लिए यूज करते रहे होंगे। जैसे आजकल मुद्राओं का प्रचलन है, जैसे हम पैसों के बदले में व्यापार करते हैं, कुछ सामान खरीदना है या व्यापार किया जाता है तो पैसे का लेन देन होता है, वैसे ही उस टाइम पे इन टाइप की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसा कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2 × 2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी। 2 × 2 मतलब 2 इंच की लंबाई, 2 इंच की चौड़ाई, यानी कि वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपिक होती थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। इनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियां भी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार आधे से 2 इंच तक के वर्गाकार आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ है, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा दिखाए गए। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगा हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं।
इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे के वर्गाकार या आयताकार पट्टियां पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मृदभांड। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों की सकल सूरत और उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बर्तन मिले हैं उनमें ज्यादातर बर्तन कुम्हार की चाक पर बनाए गए हैं, ना कि हाथ से बनाए गए। इनमें रंग किए हुए बर्तन बहुत कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। जो सादे बर्तन हैं उनको लाल चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं, कुछ घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है। जो काले रंग के बर्तन हैं उन पर लाल रंग की सुंदर परत बनाई गई है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियों और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी सफेद और पीले रंग में ज्यामितीय आकृति बनी हुई है, जैसे ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये देखिए ज्यामितीय आकृति बने हुए हैं, काले और लाल, हरे, पीले रंग से इन पर ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। जो छेद युक्त बर्तन है शायद उनका पेय पदार्थों को छानने में प्रयोग किया जाता हो। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों और आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोड़ी रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जो छोटे छोटे बर्तन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो देखने में इतने सुंदर है कि उनकी हर कोई तारीफ करता है कि वास्तव में उस टाइम की कला बहुत ही उच्च कोटि की रही होगी। उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें आभूषण भी मिले हैं। चलिए देखते हैं आभूषणों में क्या विशेषताएं हैं। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। उस टाइम में पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी के बने हैं। ये बहुमूल्य रत्नों और धातुओं के साथ साथ हड्डी और पकी हुई मिट्टी के भी बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों द्वारा दोनों तरह समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधनी, बुंदे और पैरों के कड़े या पैजनियां स्त्री ही पहनती थी। मतलब हार है, फीते हैं, बाजूबंद है, अंगूठी है, ये पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे, लेकिन कर्णफूल यानी कान में और पैरों में पहनने वाली चीजें केवल स्त्रियां ही पहनती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बुंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने और बटने, तेलखड़ी के मनके और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के परमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। चनूदड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। मनके कार्नीलियन, जमुनियन, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, तेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्णमणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपियां और पकी मिट्टी के भी
मनके बनाने के काम आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे।